नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विजन एग्री एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 2024 ब्रह्मास्त्र सेट पेपर नंबर 32वां सेट पेपर है, जो कि आपका टॉपिक वाइज चलता है। आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके लिए फुल लेंथ भी लेकर आने वाले हैं, बस थोड़ा सा सब्र है ना। आपका एग्जाम जो है लगभग आपका मई में होगा, है ना। तो मई तक इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोग खुद कहोगे कि सर सिलेक्शन सेट से हो गया, है ना। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है? थ्योरी आप लोग बहुत पढ़ चुके, अब आपको क्या करना है? पेपर को पढ़ना है और उसे एनालाइज करना है ना। पेपर को सॉल्व करना है और उसे एनालाइज करना है, दो ही चीजें करनी है। और यदि आप डेली आपका जो है पेपर सॉल्व करते हो और इसे एनालाइज करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो विजन एग्री एकेडमी का विजन ही यही है कि बच्चे का सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन कराना हमारा मकसद है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है। क्लास को शुरू करने से पहले ये आपकी जो है डेली 8 बजे जो है क्लास चलेगी अब से, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ कि डेली चलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाती, लेकिन अब मैं कोशिश ये करूंगा कि डेली आपकी क्लास हो, ठीक। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि सर ब्रह्मास्त्र तो हम यूट्यूब से कर लेंगे, फुल कहाँ से करें, तो फुल लेंथ के लिए देखो आपके बजट के अनुसार दो चीजें हम लेकर आए हैं। 50 टारगेट प्रैक्टिस सेट और आपके 100 प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके फुल लेंथ है। कैसे बच्चों? फुल लेंथ है। फुल लेंथ मतलब पूरा पूरा कंप्लीट, जैसा जैसा सिलेबस में दिया गया है ना, वैसे वैसे आपका जो है इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो फुल लेंथ सेट ये हमने देखो 3 तरह के सेट हैं। एक तो 25, जिनका बजट अभी कह रहा है कि हम 25 लगाएंगे वो 25 ले लो। जिनका मन कर रहा है हमें 50 लगाने हैं वो 50 ले लो। जिनका मन कर रहा है हमें 100 सेट लगाने हैं तो वो 100 सेट ले लो, 10,000 क्वेश्चन ले लो। विजन एग्री एकेडमी 100 सेट ऑफर कर रहा है, कोई नहीं करेगा, है ना। नोट्स के बाद हमने जो है हम पूरी तरह से देखो एजीटीए के लिए समर्पित हुए। हमने पहले भी बताया था कि अदर बैच के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, आपके एजीटीए के लिए टाइम दे रहा हूं। इतना सेट इतना प्रैक्टिस करवाना है मुझे कि थ्योरी तो क्या, थ्योरी तो आपको पढ़ना ही ना पड़े, केवल प्रैक्टिस सेट से काम हो जाए, है ना। ये कहां पर मिलेंगे कि भाई हमें 50 टारगेट ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस सेट बूस्ट करना है 50 टाइम्स अपना जो है प्रिपरेशन को, तो 499 रुपए में ये मिल जाएंगे विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर। कहां पर जाना है? विजन एग्री एकेडमी.in पर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, है ना। आप कह रहे हो सर हमें 50 नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए, तो भैया ये ले लो। टारगेट प्रैक्टिस सेट आपका 799, 200 कम है इससे, ठीक है। इसमें क्या है? 200 कम है, 799 पीडीएफ, जो कि आपकी प्रिंटेबल है ना। कैसी है बच्चों? प्रिंटेबल। राधे राधे सभी लोगों के लिए, है ना। ये कैसी है? प्रिंटेबल। आप आराम से इसको वेबसाइट से प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी करने के लिए देखो ये चीज हम लेकर आए हैं। हम देखो यहाँ पर आपको प्राइस नहीं, बेसिकली इसके प्राइस जो है ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मैं कोई आपको बना नहीं रहा हूँ। ऑलरेडी देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 10,000 क्वेश्चन बनाने में समय लगता है, और आपका टीचर खुद ए सेट खुद बना रहा है, तो उसके लिए देखो इतना कोई मायने, मतलब कि ये कहें कि पैसा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 50 सेट कोई नहीं देगा आपको, 100 सेट कोई नहीं देगा आपको, है ना। तो ये अभी जो है ये जल्द ही आपका प्रिंटेबल में भी अवेलेबल होने वाले 50 सेट। अभी 45 तैयार हो चुके हैं, 45 सेट तैयार हो गए हैं ये वाले। इसमें आपका जो है जैसे ही 50 हो जाते हैं इसको प्रिंटेड में भी हम अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। और 100 सेट ये आपके अभी 45 हमने एप्लीकेशन में ऐड कर दिए हैं, और ये जो है आपका एग्जाम तक पूरे 100 हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा बिजी हो गए थे, ठीक है। फिर देखिए आपका जो है एक संकल्प बैच, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं भैया कि हमें तैयारी करनी लेकिन एमसीक्यू बेस पर करनी है, मतलब हम थ्योरी नहीं पढ़ सकते, थ्योरी हमने बहुत पढ़ ली, अब भैया सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कर लो,
एमसीक्यू लगा लो, संकल्प बैच एमसीक्यू बैच, जिसमें आपको डेली के 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे टेस्ट के फॉर्म में और आपको उसका सॉल्यूशन हर पर डे का कराया जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। ऑफलाइन की प्राइस 299 है और ऑनलाइन मात्र 1000 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये एग्जाम तक चलेगा और पर डे के 100 क्वेश्चन और मई तक देखो 5 महीने। और एक आपकी जो 25 सेट वाली प्रिंटेड बुक भी अवेलेबल है मात्र 399 में। ये पीडीएफ में भी अवेलेबल है 199 में। आप जाओ वेबसाइट पर विजिट करो, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सेट लगाना है। अब समय क्या है, प्रैक्टिस का है। और जो आपका ब्रह्मास्त्र है ये भी आपका वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये प्रिंटेड में भी अवेलेबल है। ठीक है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। और जो बच्चे अब भी पढ़ा नहीं है थ्योरी को, वो अब भी पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब भी आपके पास 5 महीने हैं। मई तक यदि पेपर हुआ तो अब भी आपके पास 5 महीने आराम से तैयारी हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगी, आराम से तैयारी हो जाएगी। तो आप अब भी जो है एग्रीकल्चर के नोट्स जो है परचेस कर सकते हैं। ठीक, और आपका लास्ट है, आपके जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में, ये भी आप परचेस कर सकते हैं। और आपका टेस्ट सीरीज, ठीक, सब कुछ अवेलेबल है आपके विजन एग्री एकेडमी की जो है .in की वेबसाइट पर, जो कि आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। ठीक, एग्जाम डेट देखो, एग्जाम डेट मैं बता दूं, मई तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मई में आपको 3 एग्जाम देखने को मिलेंगे। देखो, एक तो एजीटीए का, एक एमपीआरईओ का जो कि अप्रैल में हो जाएगा, और एक मिलेगा एफसीआई का। ठीक है, तो जो बच्चे देखो एजीटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, एमपीआरईओ का जरूर देना, क्योंकि उसकी वैकेंसी भी आ चुकी है। मतलब कि इसके फॉर्म शॉर्ट नोटिस दे दिया है उनने, फॉर्म आपका जो है मार्च में फिल होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो तो जरूर एग्जाम देना एमपीआरईओ का, उसके भी लिए हम कुछ लाएंगे। ठीक है, तो एमपीआरईओ का भी एग्जाम आने वाला है, अप्रैल में है, तो उसकी भी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, जिसका बैच अब हम जो है 15 जनवरी से शुरू कर रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, बढ़िया से ब्रह्मास्त्र सेट पेपर आप सभी के लिए। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक क्या है बच्चों, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, 32। ठीक, सेट पेपर 32, बढ़िया से आंसर करिएगा। देखो, तैयारी जितना थ्योरी पढ़नी थी पढ़ ली, अब चाहिए प्रैक्टिस। कितनी वैकेंसी है, करीबन 800-900 वैकेंसी है, 800-900 वैकेंसी है एमपीआरईओ में। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेट पेपर का है भैया, भारत में किस प्रकार की खेती पद्धति अपनाई जाती है या सबसे ज्यादा प्रचलित है भैया? सहकारी खेती, सामूहिक खेती डबल बार हो गया, व्यक्तिगत खेती। बताइए कौन सा होगा सही आंसर। तो भैया हमारे यहाँ पर कौन सी अपनाई जाती है, व्यक्तिगत खेती। कौन सी, व्यक्तिगत खेती सर्वाधिक अपनाई जाती है भारत के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मार्केट शब्द की उत्पत्ति है जर्मन शब्द से, ग्रीक शब्द से, अमेरिकन शब्द से या लैटिन शब्द से? मार्केट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है आपकी, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। किससे हुई है बच्चों, लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन, अल्पकालीन निवेश, अल्पकालीन ऋण को कहते हैं निवेश ऋण, फसली ऋण, मियादी ऋण या इनमें से कोई नहीं? जो अल्पकालीन ऋण आप लेते हो उसे क्या कहेंगे भैया? तो उसे हम कहते हैं आपका फसली ऋण, क्योंकि फसल के लिए नॉर्मली जो आपका अल्पकालीन जो दिया जाता है वो फसल के लिए दिया जाता है, मध्यकालीन जो दिया जाता है वो आपके ट्रैक्टर के लिए दिया जाता है, दीर्घकालीन आपका जो है बड़ी बड़ी मशीनरी के लिए दिया जाता है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4, भारत में सहकारी विपणन का ढांचा है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या बहुस्तरीय ढांचा? उपरोक्त सभी। तो भैया सहकारी विपणन का जो ढांचा है वो सभी प्रकार का है, द्विस्तरीय भी है, त्रिस्तरीय भी है और बहुस्तरीय, तीनों प्रकार से आपका जो है आपका सहकारी विपणन का ढांचा देखने को मिलता है आपका भारत में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया गया था मार्शल ने, कीन्स ने, एच.एच. गोसन ने, कार्ल मार्क्स ने?
किसने जो है दिया था? उपभोक्ता अधिशेष का जो है कंज्यूमर सरप्लस का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था भैया? तो ये दिया था आपका मार्शल ने। किसने दिया था बच्चों? मार्शल ने दिया था। ठीक। अगला प्रश्न, समुदाय की प्राथमिक इकाई व्यक्तिगत, गांव, परिवार या ब्लॉक या खंड? तो भैया समुदाय की प्राथमिक इकाई तो एक परिवार है। एक परिवार से जो है एक कहें कि समाज बनता है, मतलब ये कहें कि बहुत सारे परिवारों के जुड़ने से क्या बनता है? समाज बनता है। ठीक है, तो समाज को बनने के लिए क्या चाहिए? परिवार चाहिए। परिवार में भी कुछ सदस्य होते हैं ना, होते हैं, है ना। तो समाज में समुदाय की प्राथमिक इकाई जो कही जाती है वो फैमिली कही जाती है, परिवार कही जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना जाना जाता है अल्पाधिकार, क्रेताधिकार, द्वैधिकार या एकाधिकार? किसी कंपनी द्वारा उत्पाद के लिए केवल एक खरीदार का होना क्या जाना जाता है भैया? बताओ जल्दी से, क्या जाना जाता है हमारा? क्रेताधिकार। मतलब केवल एक ही खरीदार है, बेचने वाले अधिक हैं। अब भैया वो जिसके पास जाएगा वहां जाएगा, है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रेता अधिकार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेताधिकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ठंडी पड़ रही है ना, तो रजाई में पड़े पड़े देखते रहे ना क्लास। सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे रजाई में हो चाहे आपका ठंडी में पड़े पड़े हो। एक हमारे भाई हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर कुछ कहें आप लोग हमारे छोटे बड़े भाई बहन ही हैं, है ना, तो वो गार्ड की ड्यूटी करते हैं नाइट में और पढ़ाई भी करते हैं। तो उनका सोचो कि ठंडी में ड्यूटी भी कर रहे हो, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उससे कुछ मोटिवेट होना चाहिए आप लोगों को, है ना, कि ड्यूटी करते करते देखो लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ाई को ज़्यादा बढ़ाइए, है ना, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जमा पूंजी नहीं है? खेत, इमारत, मशीनरी, कारखाना, इनमें से कोई नहीं। जमा पूंजी कौन सी नहीं है भैया? तो जमा पूंजी कोई नहीं है, मतलब कि जमा पूंजी सभी हैं। खेत, इमारत जमा पूंजी है आपकी। ठीक है, खेत, इमारत, मशीनरी, कारखाना। देखो इंद्रेश राज जी कह रहे हैं हम रजाई में ही हैं, रजाई में पड़े रहना, है ना। उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है लाभ का नियम, अवसर मूल्यों का नियम, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम, मूल्य सिद्धांत का। किसका प्रयोग करते हुए उत्पादन लागत को हम न्यूनतम कर सकते हैं भैया? तो न्यूनतम मूल्य संयोजन के नियम को प्रयोग करें। किसका बच्चों? न्यूनतम मूल्य संयोजन के नियम का प्रयोग करके। ठीक, जल्दी तैयार हो जाओ, मकर संक्रांति के बाद आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। बस विजन के साथ होने वाला है। हाइब्रिड क्लास लेके आने वाले हैं आप सभी के लिए, जो कि आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन साथ में चलेगी। और आपको भी मज़ा आएगा जब ऑफलाइन के बच्चे आंसर कर रहे होंगे, आप लोग आंसर कर रहे होंगे, सब लोग जो है बढ़िया से आंसर करेंगे और सभी लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। योद्धा बैच, जो योद्धा बैच चल रहा है ना, उसके लिए अभी वेट कीजिए। मतलब कि हम वेट इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका जो है एक हाइब्रिड क्लास का काम चल रहा है, जल्दी लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ डेली कराएंगे क्लास, डेली कराएंगे, थोड़ा सा हमारा हाइब्रिड का सिस्टम बन जाए। ठीक है, उसके बाद डेली कराएंगे क्लास। अगला क्वेश्चन, जब संसाधन सीमित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है? सम सीमांत। भैया संसाधन क्या है? सीमांत, सीमित है तो क्या लगाओ? सम सीमांत। तुलनात्मक लाभों का नियम या उक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हम लगाएंगे भैया सम सीमांत सिद्धांत। क्या लगाएंगे बच्चों? सम सीमांत सिद्धांत लगाएंगे। और एक चीज, सुबह 6 बजे क्लास, सुबह देखो रात में सर आप लोग को रात में भी सर देर तक जगाते हैं, 9 बजे तक, है ना, और सुबह 6 बजे भी उठाएंगे। सुबह 6 बजे क्लास शेड्यूल कर रहे हैं आप के लिए, जो कि सभी एग्जाम, चाहे आप एफसीआई का पकड़ लो, चाहे एएफओ का ले लो, चाहे आप गन्ना पर्यवेक्षक का दे लो, चाहे आप एमपीआरईओ का दे लो, चाहे एजीटी का, सभी के लिए काम आएंगे वो क्वेश्चन, है ना। तो रामबाण एक तरह से आपका जो है रहने वाला है वो। ठीक है, और आप लोगों ने देखो
रामबाण एक अच्छा नाम भी सूझ गया है उसके लिए, तो रामबाण उसका हम नाम भी रख देंगे। अगला क्वेश्चन, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होता है, क्या बच्चों, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं, गहनता उत्पाद संबंध है उपगामी, अपरवलयी, खलयी या मौखिक, कैसा होगा? जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होता है तो उसे गहनता उत्पाद संबंध क्या होगा? तो भैया उपगामी होगा। कैसा होगा? उपगामी। कैसा होगा बच्चों? उपगामी। कैसा होगा? उपगामी। अगला प्रश्न देखो, पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती है सीधी समतल रेखा द्वारा, खड़ी सीधी रेखा द्वारा, बाएं से दाएं वक्र के झुकाव द्वारा, दाएं से बाएं वक्र के झुकाव द्वारा। किसके द्वारा दिखाई जाती है भैया? पूर्णतया लोचदार मांग किसके द्वारा दिखाई जाती है? ये दिखाई जाती है भैया सीधी समतल रेखा द्वारा। पूर्णतया जो समतल पूर्णतया जो लोचदार मांग है वो सीधी समतल रेखा द्वारा दिखाई जाती है। किसके द्वारा? सीधी समतल रेखा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है कि भैया संकट की बिक्री डिस्ट्रेस सेल के तहत एक किसान के लिए विपणन और बिक्री योग्य अधिशेषों के बीच क्या संबंध होता है? बाजारित अधिशेष मार्केटेड सरप्लस 0 होता है, ठीक। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है वाजारित अधिशेष, वाजारित अधिशेष बराबर होता है बाजार योग्य अधिशेष के, बाजार योग्य अधिशेष के। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है बच्चों, ऑप्शन सी है बाजारित अधिशेष, या फिर हम एमएस लिखे दे रहे हैं मार्केटेड सरप्लस, ठीक है, चलो पूरा ही लिख दे रहे हैं। बाजारित अधिशेष अधिक होता है भैया, बाजारित अधिशेष अधिक होता है बाजार योग्य अधिशेष से, बाजार योग्य अधिशेष से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ऑप्शन डी है आपका, जो बाजारित अधिशेष है मार्केट सरप्लस है, एमएस लिख दिया हमने, वो कम होता है मार्केटेबल सरप्लस से, मार्केटेबल सरप्लस से, या बाजार योग्य जो आपका अधिशेष होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 हो गए आपके, ठीक है। अब आंसर बताओ क्या होगा। देखो पहले तो ये चीज समझो कि बाजारित अधिशेष क्या होता है और आपका बाजार योग्य अधिशेष क्या होता है, मार्केटेड और मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। मतलब बाजारित अधिशेष का या मार्केटेड सरप्लस का मतलब मार्केटेड का मतलब होता है जिसको हम बेचने के लिए रखते हैं, मतलब जिसको हमें बेचना ही है वो मार्केटेड होगा। और मार्केटेबल मतलब जो बेचा जा सकता है लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो मार्केटेबल कहलाता है। या फिर कहीं घर पे जो है बचा के रखते हैं जो, वो मार्केटेबल कहलाता है। तो यहाँ पर जो मार्केटेड होता है वो अधिक होता है ना, जो हमें बेचना होता है ना। क्योंकि यदि हमें पैसों की जरूरत है तो देखो डिस्ट्रेस सेल का मतलब ये होता है कि जो है आपका जो है प्राइस सही नहीं मिल रहा था, पैसों की जरूरत थी किसान को, तो उसने जो है डायरेक्टली बेच दिया, ठीक है। तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी यहां पर ये पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बाजारित अधिशेष मतलब जो आपको डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस में आपको बेचने वाला मतलब जो बेचना है वो अधिक होगा, बाजारित अधिशेष जो मार्केट में बेचना होगा वो अधिक होगा, और बाजार योग्य अधिशेष क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है 14,
बढ़ती दर से जब सीमांत उत्पाद, बढ़ती दर से जब सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट की बढ़ोतरी होती है तो गिरावट में कुल उत्पाद की बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी दर में कुल उत्पाद की बढ़ोतरी होती है, औसतन उत्पाद को की बढ़ोतरी होती है। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर क्या होगा? सर फूड एनालिसिस्ट के लिए हमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, इस वजह से क्लास थोड़ा सा मुश्किल है कि हो। अगला क्वेश्चन, सॉरी, बढ़ती दर से जब सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट की बढ़ोतरी होती है तो क्या होता है? बढ़ोतरी दर में कुल उत्पाद की भी बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। को बढ़ोतरी दर में कुल उत्पाद की क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन बी होगा। सी कर रहे हैं, गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखो, दो उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक कहेंगे यदि उनकी सीमांत विस्थापन दर निम्न होगी, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या अनंत। दो उत्पादों को प्रतिस्पर्धात्मक कहेंगे यदि उनकी सीमांत विस्थापन दर क्या होगी भैया? तो भैया वो होगी ऋणात्मक। जब सीमांत विस्थापन दर कैसी होगी आपकी? ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक। हाँ, यही क्वेश्चन फंसाएंगे, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऋणात्मक। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो भैया पहला स्थान है। हम सब जानते हैं कि भैया क्षेत्र उत्पादन दोनों का अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा आलू किस जिले में होता है? आगरा में होता है ना। अगला प्रश्न, शेयर कर दो क्लास को, ब्रह्मास्त्र को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, है ना। अभी तो ब्रह्मास्त्र चल रहा है, अभी आपके फुल सेट तो लाने दो, फुल सेट लाने दो, ठीक है, फुल सेट लाने दो अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार पांचवा, चौथा, पहला या दूसरा? तो भैया पहला स्थान है, ठीक है। भारत में दूध उत्पादन में भी कौन सा स्थान रखता है? यूपी पहला स्थान रखता है। अगला प्रश्न देखो, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा? कौन सा भैया सरसों उत्पादन में? तो भैया सरसों उत्पादन में जो है आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? चौथा स्थान है। फोर्थ जो है आपका स्थान रखता है यूपी, ठीक है। किसमें? आपका जो है सरसों के उत्पादन में, ठीक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तृतीय नहीं है, फोर्थ है, ठीक। थोड़ा सा वो कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। पहला तो राजस्थान है, सरसों उत्पादन में पहला राजस्थान है, ठीक है। जस्ट मिनट रुकिएगा। चलिए यहां पर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर की बात करें तो द्वितीय है, ठीक है। आपका जो सरसों उत्पादन उत्तर प्रदेश का जो स्थान है बच्चों, वो द्वितीय है। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया वो, ठीक है। द्वितीय है, आंसर गलत लगा है आंसर शीट में, ठीक है। कौन सा स्थान है? द्वितीय है। अगला प्रश्न, लाभ देने के लिए ग्रामीण विपणन में समग्र दक्षता की आवश्यकता होती है। खुदरा विक्रेताओं, थोक, या फिर कहें लाभ देने के लिए ग्रामीण विपणन में समग्र दक्षता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है आपका खुदरा विक्रेताओं, तो ऑप्शन बी है थोक, ऑप्शन सी है आपका उपभोक्ता, ऑप्शन डी है आपका बच्चों विपणक, मतलब बेचने वाला, विपणक। बताओ राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो वहां पर उपभोक्ता। लाभ देने के लिए ग्रामीण विपणन में समग्र दक्षता की आवश्यकता किसे होती है? उपभोक्ता को, जो कंज्यूमशन, मतलब कि पूरी दक्षता कौन लगाता है? कंज्यूमर लगाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 20 है, वह विभाग है जो कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम। तो ये राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, विपणन और निरीक्षण निदेशालय। कौन सा भैया, विपणन और निरीक्षण निदेशालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सही उत्तर क्या हो जाता है आपका, विपणन और निरीक्षण निदेशालय। कौन सा, ऑप्शन बी, विपणन और निरीक्षण, जो कि आपके कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, वह बाजार जिसमें एक ही गुणवत्ता के उत्पाद के बहुत से क्रेता और विक्रेता हो कहलाता है एकाधिकार बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एक क्रेताधिकारी बाजार, इनमें से कोई नहीं। वह बाजार जिसमें एक ही गुणवत्ता के उत्पाद के बहुत से क्रेता और विक्रेता हो, मतलब जैसे मान के चलो कि एक ही प्रोडक्ट है, उसके बहुत सारे विक्रेता और क्रेता है ना, एक ही गुणवत्ता वाले, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बच्चों पूर्ण प्रतियोगी बाजार। मान के चलो 100 सेट हम दे रहे हैं, 100 सेट कोई दूसरा दे रहा है, तो प्रतियोगिता होगी ना, पूर्ण प्रतियोगी, क्योंकि 100 सेट्स खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो ऑप्शन बी पूर्ण प्रतियोगी बाजार होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा विपणन प्रबंधन का कार्य नहीं है, योजना, नियंत्रण, उपभोग, विपणन। निम्न में से कौन सा विपणन प्रबंधन का कार्य नहीं है, तो भैया उपभोग नहीं करेंगे, विपणन में क्या नहीं करेंगे हम, उपभोग नहीं करेंगे, हम योजना बनाएंगे, नियंत्रण करेंगे और विपणन करेंगे, लेकिन उपभोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लागत स्थायी लागत है, बीज की लागत, उर्वरक लागत, स्थायी श्रमिकों की मजदूरी, खाद की लागत। कौन सी स्थायी लागत है, स्थायी लागत कौन सी, देखो यहाँ पर देखो क्या है, स्थायी श्रमिक, जो परमानेंट मजदूर है, जो परमानेंट मजदूर है वो क्या हुए, स्थायी लागत होगी ना, परमानेंट स्थायी श्रमिकों की मजदूरी जो होगी वो क्या होगी, स्थायी लागत होगी, है ना। शेयर कर दो भैया अपने फेसबुक ग्रुप में, जो भी चलाते हो, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लो, है ना। अगला क्वेश्चन, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय डीएमआई की स्थापना किस वर्ष हुई, सॉरी दोस्तों किस वर्ष हुई, 1935, 1937, 1947 और 1980, कब हुई थी भैया, तो इसकी स्थापना हुई थी 1937। आपका जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है, यही आपका जो है कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। कहाँ पर बच्चों, फरीदाबाद। वॉइस प्रॉब्लम, जस्ट मिनट, नहीं तो कोई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भाई वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, मैंने चेक किया है। सर वॉइस सरसराहट के साथ आ रही है, एक मिनट में चेक करता हूँ, जस्ट मिनट रुकिएगा। एक मिनट चेक करता हूँ, जस्ट मिनट रुकिएगा। वो हमें लगता है इन्वर्टर बगल में रखा हुआ है ना, इस वजह से सरसराहट की आवाज़ आ रही है, जस्ट में रुकिएगा। लाइव क्लास में आप लोगों के जो है काम कर रहे हैं, वो हमें लगता है इन्वर्टर बगल में रखा हुआ है ना। एक मिनट मैं इसको म्यूट कर दूं, म्यूट कर दो, एक मिनट एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब ठीक होगा, अब नहीं आ रही होगी, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम यहाँ पर 1937 सही आंसर हो जाता है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जो कि फरीदाबाद में, जो कि आपका एग मार्क जो है को जो है क्या करता है, लागू करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वह बाजार जिसमें किसी वस्तु के केवल 2 ही क्रेता और हो कहलाता है द्विविक्रेताधिकार, ड्यूओपोली बाजार। आपका द्विक्रेताधिकार, ड्यूओपोली बाजार, या फिर कहें आपका, सॉरी ये गलत हो गया,
ठीक है, ड्यूओफॉली नहीं होना चाहिए था, क्रेता होगा, क्रेता। ये विक्रेता है, ये आपका क्रेता है। चलो इंग्लिश में से हम काट देते हैं, क्रेता बाजार। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है आपका। ऑप्शन सी है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? मैंने कर तो दी। ऑप्शन सी है आपका ओलिगोपोली या अल्पाधिकार। देखो हमने कोशिश की है आवाज को सही करने का, है ना, और नहीं होती है तो मैं उसको कोशिश करता हूं थोड़ा सा। अल्पाधिकार बाजार। ऑप्शन डी है आपका बच्चों अल्प। राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 25 का आपका बी। कौन सा? द्विक्रेताधिकार बाजार होगा, मतलब दो खरीदार हैं, दो द्विक्रेताधिकार होगा, है ना, किसी वस्तु के केवल दो ही क्रेता हो, बायर हो, है ना, तो वह कहला द्विक्रेताधिकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़े से लेंदी वाले क्वेश्चन भी हैं। उत्पादन की वह मात्रा जो उत्पादक को अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु चाहिए है। उत्पादन की वह मात्रा जो उत्पादक को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु चाहिए है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? विक्रय अधिशेष, विकृत अधिशेष, मजबूरन बिक्री, इनमें से कोई नहीं। भैया आवश्यकता की पूर्ति के लिए चाहिए, अब भैया कोई डिस्ट्रेस नहीं है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? राइट आंसर बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो विक्रय अधिशेष, मार्केटेबल, मतलब जो हमने बेचने के लिए रखा था वही हो जाएगा मार्केटेबल सरप्लस, है ना, आवश्यकता के अनुसार बेचने के। हम रखे हुए थे कि जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसे बेचेंगे। अगला क्वेश्चन, एग मार्क का संबंध है पैकेजिंग से, प्रसंस्करण से, गुणवत्ता से, इनमें से कोई नहीं। एग मार्क का संबंध किससे? तो पैकेजिंग, ये जो है आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के पैकेजिंग के लिए जो है एग मार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, 28वां प्रश्न है, परियोजना में कर्मचारी आवास, अस्पताल तथा स्कूल के निर्माण पर खर्च की जाने वाली लागत कहलाती है। प्राथमिक लागत, निर्माण लागत, द्वितीय लागत, सहयोगी लागत, क्या कहलाएगी? परियोजना में कर्मचारियों का आवास, अस्पताल तथा स्कूल के लिए निर्माण में जो खर्च किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका द्वितीय लागत कहलाती है। कौन सी? आपकी द्वितीय, क्योंकि ये किस लिए? कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं, है ना, द्वितीय लागत। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कृषि अर्थशास्त्र के पितामह कहलाते हैं। कृषि अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, हेनरी चार्ल्स टेलर या रॉबिन्सन। तो भैया देखो, अर्थशास्त्र के जनक तो भैया एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन भैया कृषि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? हेनरी चार्ल्स टेलर। हेनरी चार्ल्स टेलर जो है कृषि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, ए लॉक कर रहे हैं, देखो ये डॉक्टर अमित तिवारी, डॉक्टर साहब ए लॉक क्यों कर रहे हो? वो आपके कृषि के नहीं है, वो ओवरऑल इकोनॉमिक्स के जनक हैं। कृषि के कहोगे तो वो आपके कौन है? कृषि के आपके कहे जाएंगे हेनरी चार्ल्स टेलर। हेनरी चार्ल्स टेलर। अगला क्वेश्चन, भारत में पूंजीगत खेती, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग पद्धति का संबंध कौन सी फसल से? चाय, कॉफी, रबी की खेती, उपरोक्त सभी। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का संबंध किससे है? तो देखो रबर की खेती, सॉरी रबर की खेती, उपरोक्त सभी। देखो कैपिटलिस्टिक पूंजीपति किसकी खेती करें? करते हैं चाय की, कॉफी की, है ना, किसकी करेंगे? चाय की, कॉफी की, है ना। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो गया? डी हो जाए, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, जब एमपीपी
मार्जिनल प्रोडक्ट, सॉरी इसका जो है थोड़ा सा फुल फॉर्म डिस्टर्ब कर रहा है। एमपीपी एपीपी से अधिक हो तब एपीपी होगी, स्थिर सर्वाधिक घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, इसको हम बताए दे रहे हैं। एपीपी एमपीपी को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, एमपीपी एपीपी। पेपर भी आपसे जो है शॉर्ट फॉर्म में ही देगा, है ना। चलो इसको हम बाद में बताते हैं, ठीक है। बताओ क्या होगा। 40% लाना अनिवार्य, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। 40% नंबर लाना कोई अनिवार्य नहीं है, आप जितने चाहे ला सकते हो, है ना। देखो एपीपी होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एमपीपी होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। एपीपी होता है, एमपीपी भी होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट लिख लेना क्योंकि कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है। और एपीपी होता है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो भैया क्या असर होगा जब एमपीपी आपका अधिक होगा एपीपी से, तो एपीपी किस क्रम में होगी, तो वो होगी आपकी बढ़ते क्रम में। एपीपी क्या होगी, आपके बढ़ते क्रम में होगी, है ना। किस क्रम में होगी, बढ़ते क्रम में होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सेट लगा लो, ठीक है। सेट कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। अब भैया मिनिमम 40%, देखो आपको करीबन 60 से 70 नंबर तो चाहिए है क्वालिफाई करने के लिए। अब मिनिमम से क्या मतलब है भाई, मिनिमम से क्या मतलब है, जब 60-70 नंबर चाहिए ही है, जब भाई हमें 70 नंबर चाहिए ही है क्वालिफाई करने के लिए, तो मिनिमम से क्या दिक्कत है ना। मिनिमम जितना चाहे हो, है ना। अगला प्रश्न है उत्पादन की लागत का सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है। सॉरी ये दोबारा से रिपीट हो गया, आपका न्यूनतम मूल्य संयोजन के नियम का प्रयोग करते हुए। सॉरी बच्चों ये दोबारा से रिपीट हो गया, मूलतम नियम संयोजन का प्रयोग करते हुए, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। आर्थिक विकास मापता है उत्पादकता में वृद्धि, नाममात्र आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, केवल 2, केवल 3, केवल 1, केवल 1, 2, 3 या तीनों, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट है केवल आपका उत्पादन वृद्धि। आर्थिक विकास मापता है केवल उत्पादन वृद्धि, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केवल 3 को मापता है, मतलब केवल उत्पादन में वृद्धि मापता है। क्या मापता है, केवल उत्पादन में वृद्धि मापता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैलेंस शीट की तारीख पर मूल्य ह्रास खाते के लिए संचित प्रावधान पर शेष राशि है। बैलेंस शीट की तारीख पर मूल्य ह्रास खाते के लिए संचित प्रावधान पर शेष राशि है। मूल्य ह्रास खाते में स्थानांतरित किया गया, संपत्ति खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया गया, बैलेंस शीट में परिसंपत्ति में बस कटौती की गई। भैया बताओ जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बच्चों ऑप्शन डी। बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों में बस कटौती की गई। क्या की गई, कटौती की गई है परिसंपत्तियों में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है इसका, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 है। अंतर्निहित लागत को माना जा सकता है सामान्य लागत, निजी लागत, सामाजिक लागत या परिवर्तनीय लागत। अंतर्निहित लागत को क्या माना जा सकता है बच्चों, निजी लागत। जो अंदर से अंतर्निहित है उसे हम क्या कहेंगे, निजी लागत कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, निजी लागत। अगला प्रश्न नंबर जो है 36, प्राइस फ्लोरिंग का क्या मतलब है। अधिशेष, संतुलन, कमी और संतुलन दोनों कमी।
प्राइस फ्लोरिंग का क्या मतलब है? प्राइस फ्लोरिंग का क्या मतलब है? प्राइस फ्लोरिंग का मतलब है बच्चों अधिशेष, मतलब जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को हम प्राइस फ्लोरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निश्चित लागत में शामिल है कर, बीमा, मशीनरी पर मूल्य ह्रास। बताइए क्या जो है आपका शामिल है, निश्चित लागत में क्या शामिल है? जल्दी से बताइए क्या शामिल होगा निश्चित लागत में? सभी होंगे या केवल 3, केवल 2 या केवल 1? बताओ जल्दी से क्या होगा। 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाता है, तो ऑप्शन ए हम दे दें, ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ए सभी, ठीक है, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी है बच्चों केवल 2, ऑप्शन डी है केवल 3, केवल 3। राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो यहां पर राइट आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा, है ना। निश्चित लागत में आपका कर भी शामिल है, बीमा भी शामिल है, मशीनरी पर मूल्य ह्रास, जो आपका ये कहें कि मूल्य जो घटता जा रहा है ना पर डे, ये आपका क्या है? आपका निश्चित लागत है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना, निश्चित लागत। ऑप्शन ए सभी जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे अच्छा उपयोग सीमित संसाधनों का अध्ययन के नियम के तहत किया जाता है। प्रतिस्थापन के नियम, अवसर लागत, घटते प्रतिफल। किस नियम के तहत हम जो है सबसे अच्छा उपयोग सीमित संसाधनों का अध्ययन किस नियम के तहत हम करते हैं? बताओ जल्दी से क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो उसका हम करते हैं प्रतिस्थापन, अवसर लागत, घटते क्रम में, सभी तीनों, केवल 3, केवल 2, केवल 1। तो भैया केवल 1, केवल प्रतिस्थापन नियम के तहत जो हम क्या करते हैं, अपने जो है सबसे अच्छा उपयोग सीमित संसाधनों का जो है अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में आपका क्या जो है मतलब है? एमआरपी बराबर है वीएमपी, एमआरपी बड़ा है आपका वीएमपी से, वीएमपी बड़ा है एमआरपी से। बताइए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, केवल 3, केवल 2, केवल 1। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा 39? तो भैया केवल 1, आपका जो एमआरपी है वो वीएमपी का क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में क्या होगा? एमआरपी वीएमपी के बराबर होगा। अगला प्रश्न, परिवर्तनीय लागतों को के रूप में जाना जाता है किस रूप में भैया? गैर इकाई लागत, सरल लागत, सम लागत, इकाई स्तरीय लागत। परिवर्तनीय लागतों किस रूप में जाना जाता है? इकाई स्तरीय लागत में जाना जाता है ना। परिवर्तनीय लागत होती है उन्हें हम इकाई स्तरीय लागत के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41 है, वे लागत जो उत्पादन के साथ बदलती नहीं है, सीमांत, परिवर्तनीय लागत, निश्चित लागत। 1 और 2, 3, ऑप्शन ए केवल 3, केवल 2, केवल 1। वह लागत जो उत्पादन के साथ बदलती नहीं है ना, तो वह कौन सी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो केवल 3, निश्चित लागत। निश्चित लागत उत्पादन के साथ नहीं बदलती, है ना। निश्चित लागत जो है उत्पादन के साथ नहीं बदलती, है ना। प्रोडक्शन कितना भी, निश्चित लागत तो वही रहेगी। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं को बिक्री योग्य स्थिति में रखने का शुल्क निम्नलिखित पर लगाया जाना चाहिए। वस्तुओं को बिक्री योग्य, क्वेश्चन पढ़ लो, वस्तुओं को बिक्री योग्य रखने में का शुल्क निम्नलिखित पर लगाया जाना चाहिए। किस पर भैया? ट्रेडिंग खाते पर, लाभ हानि खाते पर, बैलेंस शीट, उपरोक्त सभी, केवल 3, केवल 2, केवल 1। बताओ राइट आंसर क्या हो? तो यहाँ पर केवल 1 किस पर लगाया जाना चाहिए? ट्रेडिंग खाते पर। किस पर लगाना चाहिए? ट्रेडिंग खाते पर। किस पर लगाया जाना चाहिए? ट्रेडिंग खाते पर। अगला प्रश्न देखो भैया, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, औसत उत्पाद न्यूनतम होता है, सीमांत उत्पाद शून्य होता है। ऑप्शन देखो भैया, केवल सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बच्चों
केवल 3, केवल 2, केवल 1। राइट आंसर क्या हो? औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। कब होता है भैया बराबर? जब आपका औसत उत्पाद अधिकतम होता है। औसत उत्पाद अधिकतम, केवल 1 यहाँ पर राइट आंसर है। औसत उत्पाद क्या होता है? अधिकतम होता है, केवल 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 है, परिवर्तनीय लागत का स्तर, परिवर्तनीय लागत का स्तर से प्रभावित होता है किससे? आपका जो है केवल निश्चित लागत से, केवल परियोजना की अवधि से, केवल अनिश्चितता पर। सभी, केवल 3, केवल 2, केवल 1। बताओ राइट आंसर क्या होगा? परिवर्तनीय लागत का स्तर से प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है बच्चों? तो ये प्रभावित होता है आपका सभी से। किससे प्रभावित होता है बच्चों? सभी से होता है। मतलब ऑप्शन 1 तीनों से प्रभावित होता है। आपका केवल निश्चित लागत से भी, परियोजना की अवधि से भी और अनिश्चितता से, तीनों से प्रभावित होता है। यहां पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि देखो ये आपके कथन वाले क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करिएगा, है ना। अगला प्रश्न, फार्म प्लानिंग में शामिल है पहले से फार्म बजट तैयार करना, प्रथाओं के सर्वोत्तम पैकेज का चयन और अपनाना। कि 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2। बताओ राइट आंसर क्या होगा? या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केवल 1। पहले से फार्म बजट तैयार करना। फार्म प्लानिंग में हम क्या करेंगे? पहले फार्म की प्लानिंग करेंगे भैया, फार्म का बजट तैयार करेंगे, तो पहले से फार्म बजट तैयार करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइट, केवल 1 सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 46 है, जब बड़ी संख्या में विक्रेता किसी वस्तु के विषम और विभेदित रूप में सौदा करते हैं तो उसे कहा जाता है। जब बड़ी संख्या में, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, जब बड़ी संख्या में विक्रेता किसी वस्तु के विषम और विभेदित रूप में सौदा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? द्वैध बाजार, एकाधिक बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। तो यहां पर देखो ऑप्शन 1 है द्वैध बाजार, सॉरी यहां पर पॉइंट नंबर 1 है, सॉरी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है आपका एकाधिकार, एकाधिकार, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है आपका एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता। अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए है आपका सभी, ऑप्शन बी है आपका बच्चों केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2, ऑप्शन डी है केवल 1। बताओ अब जल्दी से आंसर, केवल 1। क्या होगा सही उत्तर? यहां पर सही उत्तर जो हो जाएगा भैया वो हो जाएगा एकाधिकार प्रतियोगिता, मतलब ऑप्शन बी, केवल 3, एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता यहां पर राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 जो है राइट है, एकाधिकार प्रतियोगिता है। जब बड़ी संख्या में विक्रेता किसी वस्तु के विषम और विभेदित रूप में सौदा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एकाधिकार प्रतियोगिता कहते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3, केवल 3, 1, 2 और 3, एकाधिकार प्रतियोगिता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में आपका देखो 3rd नंबर का ये सही है तो केवल 3 सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 47 है, वस्तुओं की आपूर्ति से आपका क्या आशय है? समय की प्रति इकाई एक विशेष कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की मात्रा, वस्तु का वास्तविक उत्पादन, गोदाम में कुल स्टॉक, बिक्री के लिए स्टॉक उपलब्ध कराना। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा समय की प्रति इकाई एक विशेष कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की मात्रा। क्या होगा? ठीक है, समय की प्रति इकाई एक विशेष कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की मात्रा क्या कहलाएगी? जो आपकी वस्तु की आपूर्ति से है संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रीय आय को इस रूप में भी जाना जाता है, कारक मूल्य पर सकल राष्ट्रीय आय, कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, सभी, केवल 3, केवल 2, केवल 1। राइट आंसर क्या बताइए यहाँ पर क्या होगा 48 का। तो 48 का राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन सी, केवल 2 कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय को किस रूप में संदर्भित किया है, कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय, कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, एक ब्याज देने वाली जमा राशि जिसे सामान्य रूप से सामान्य जमाकर्ता द्वारा किसी भी समय निकाला जा सकता है, बचत जमा, पूंजी जमा, सावधि जमा, सभी, केवल 2, 3, केवल 2, केवल 1। क्या है एक ब्याज देने वाली जमा राशि? भैया जमा राशि तो एक ही पर मिलता है, किस पर भैया, किस पर मिलता है बताओ जल्दी से, बचत खाते पर, जो हम बचत जमाएं करते हैं उसी पर ब्याज मिलता है। तो बचत की कह रहा है तो पहला ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि केवल 1 बताना है तो केवल 1 तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर आपका जो है 50 है, कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण है मूल्य सीमा, मूल्य तल, मूल्य संतुलन, मूल्य निर्धारण, सभी, केवल 3, केवल 2, केवल 1। राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा 50 का। तो यहाँ पर केवल 2 मूल्य तल। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर 50 का। ठीक है, मूल्य तल। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 51 है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एग्जाम में, मैंने नहीं बनाए हैं कि आप सब कहोगे सर आपने 1 2 3 ये क्या रख दिया है ना। वर्तमान में व्यायाम शुल्क को इस रूप में भी जाना जाता है, मूल्य वर्धित कर, बैट, मूल्यानुसार कर, केंद्रीय बैट। बताइए व्यायाम शुल्क को किस रूप में जाना जाता है वर्तमान में? ठीक है, वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है व्यायाम शुल्क को? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वही है आपका सभी, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है जस्ट मिनट, ऑप्शन सी है केवल 2। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका केवल 1, केवल 1। बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? क्या होगा राइट आंसर 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो 51 का राइट आंसर होगा बी, केवल 3। मतलब कौन सा? केंद्रीय बैट, कौन सा? सेंट्रल बैट। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में व्यायाम शुल्क को किस रूप में भी जाना जाता है? आपका केंद्रीय बैट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52वां प्रश्न, निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण क्या है? 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 देश की कठोर आयात नीति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास, देश का निर्यात संवर्धन मूल्य। बताइए निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण क्या होता है? राइट में बताइए आपको सभी, केवल 3, केवल 2 या केवल 1? निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण क्या होता है? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा केवल 2, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास। ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, ऐसी संपत्तियां जिन्हें कम अवधि में आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी 1 वर्ष या उससे कम समय में, उन्हें कहा जाता है चालू संपत्तियां, निवेश, अचल संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां। भैया तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी जो है चल संपत्तियां कहलाएंगी, मतलब जिनको हम 1 वर्ष के अंदर क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, खरीदा बेचा। तो भैया कौन सी? चल संपत्ति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 है, कृषि व्यवसाय के लिए उत्पाद अधिकतम होते हैं जब उत्पादन एक ऐसे स्तर पर होता है जहां
मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है एवरेज कॉस्ट के। मार्जिनल आपका जो है जस्ट मिनट, MRMP होना चाहिए था, यहाँ पर MP होना चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्ट होना चाहिए था, है ना। MR बराबर है AR के, MR बराबर है AC के, या फिर कहें आपका MC बराबर है आपका मार्जिनल कॉस्ट बराबर है MR के। मार्जिनल रेट है यहाँ पर, सॉरी मार्जिनल रेट है, ठीक है। MR सम सीमांत लाभ का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, घटते प्रतिफल का नियम। कृषि का मूल मौलिक नियम कौन सा है? तो भैया मूल मौलिक नियम जो है घटते प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ डायमेंशन। घटते प्रतिफल का नियम क्या होता है आपका? कृषि का मूल मौलिक नियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, सहकारी खेती, सामूहिक खेती, पूंजीवादी खेती, राज्य खेती और किसान खेती है। खेती के प्रकार, खेती की प्रणाली, ए और बी दोनों, सॉरी एक और दो दोनों, केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा 56 का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केवल दो। खेती की प्रणालियां हैं भैया, प्रकार नहीं है ये, खेती के प्रकार नहीं है, क्या है? खेती की प्रणालियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, दीर्घकालिक संपत्ति जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है कि लेकिन उनका एक मूल्य है, उन्हें क्या कहा? चालू संपत्ति, निवेश, अचल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। भैया दीर्घकालीन संपत्ति है तो भैया कौन सी होगी? अचल होगी। कौन सी होगी बच्चों? अचल होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर 57 का जो हो जाता है अमूर्त संपत्ति। कौन सी? अचल संपत्ति, सॉरी अमूर्त। जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है तो वह अमूर्त कहलाएगी। सॉरी बच्चों, अचल नहीं होगी, अमूर्त कहलाएगी। अचल तो वह है जिसको हम मतलब कि एक लंबे समय तक रहती है। अब यहाँ पर एक इसने ये कह दिया ना कि अस्तित्व नहीं है उसका, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, मतलब एक कहें जैसे खंडर बन चुका है, कोई आपने कोई चीज बनाई वो खंडर बन गई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो अमूर्त कहलाएगी, सॉरी अमूर्त संपत्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 58 है, विनियमित बाजार किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? विनियमित बाजार किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? केंद्र सरकार, आपका जो राज्य सरकार द्वारा, पंचायतों द्वारा, जिला नगर निगम द्वारा। विनियमित बाजार किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राज्य सरकारों द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? राज्य सरकारों द्वारा जो है डेवलप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, फर्म की बैलेंस शीट में कौन सा विकल्प नहीं बताया गया? रखे गए कच्चे माल के स्टॉक का मूल्य, उत्तर धारित कच्चे माल के स्टॉक का मूल्य, सॉरी कुल जारी पूंजी या कुल जारी पूंजी, बैंक में रखी गई जो है नकदी या बैंक में, सॉरी धारित नकदी, ये दो है डबल डबल आ गया, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व, ये या लगा हुआ है। कौन सा जो है बैलेंस शीट में नहीं होता है? तो भैया वो होता है कंपनी के उत्पादों की बिक्री से राजस्व। जो आपकी कंपनी ने उत्पाद बेचे हैं उससे जो राजस्व आएगा वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 60 है, 1 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि वाले किसानों को कहा जाता है छोटे। छोटे आपके कौन से कहलाएंगे बच्चों? 1 से 2 हेक्टेयर वाले, 1 से 2 हेक्टेयर वाले। सीमांत 1 हेक्टेयर से कम, बड़े 10 हेक्टेयर से ज्यादा। तो यहाँ पर देखो सीमांत राइट आंसर हो रहा है, तो केवल कौन सा? 2, ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। केवल 2, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। शेयर कर दो बच्चों ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 61, औसत निश्चित लागत के बराबर होती है कुल निश्चित लागत या कुल परिवर्तनीय लागत। कुल निश्चित लागत बटे कुल उत्पादन, कुल निर्धारित लागत बटे 100, कुल निश्चित लागत बटे इनपुट। क्या होगा राइट आंसर 61 का? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, कुल निश्चित लागत बटे उत्पादन के बराबर। औसत निश्चित लागत किसके बराबर? कुल निश्चित लागत बटे उत्पादन के बराबर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव हुआ आकार दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र का झुका हुआ आकार दर्शाता है, झुका हुआ आकार दर्शाता है मांग का अपरिवर्तित होना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो, उत्पादन संभावना वक्र का झुका हुआ आकार दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र का झुका हुआ आकार बताता है मांग का अपरिवर्तित होना, सीमांत लागत वृद्धि का नियम, उत्पादन की कुशलता, उत्पादन अप्राप्य,
अप्राप्य क्या बताता है भैया, क्या दिखलाता है ये, बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर बताओ क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाता है, उत्पादन संभावना वक्र झुका हुआ आकार जो दर्शाता है सीमांत लागत वृद्धि का नियम। क्या दर्शाता है, सीमांत लागत वृद्धि का नियम, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, जब टीपीपी अधिकतम होता है तो एमपीपी होगा अधिकतम शून्य न्यूनतम, बताओ। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अधिकतम होगा तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा, अधिकतम शून्य न्यूनतम, सभी, केवल 3, केवल 2, केवल 1। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है बच्चों ऑप्शन सी, केवल 2, शून्य होगा। एमपीपी क्या होगा बच्चों, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पादन के साथ बदलती लागतें क्या हैं, सीमांत लागत, निश्चित लागत, एक ए और बी, एक और दो दोनों, केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। कौन सी लागतें जो है उत्पादन के साथ बदलती हैं, तो भैया आपकी बदलती केवल एक, सीमांत लागत। सीमांत लागत जो है उत्पादन के साथ बदलती है, ठीक है। सीमांत लागत क्या होती है, उत्पादन के साथ बदलती है सीमांत लागत। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, एग्रीकल्चर का लास्ट क्वेश्चन है। किस नियोजन अवधि में लाभ नियम कहता है कि सकल रिटर्न में परिवर्तन लागत, सकल रिटर्न में परिवर्तन लागत शामिल होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। दीर्घ अवधि, अल्पावधि, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, आपका जो है केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, किस नियोजन अवधि में लाभ नियम कहता है कि सकल रिटर्न में परिवर्तनीय लागत शामिल होनी चाहिए, तो किस में कहता है बच्चों कि अल्पा अवधि में। किस में, अल्पा, केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा मक्खी परेशान कर रही थी क्योंकि मक्खी भी टच कर सकती है भैया डिजिटल बोर्ड को, है ना, मक्खी से भी टच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनानी हो तो सेव कमांड का प्रयोग करें, ऐसा नहीं किया जा सकता। डुप्लीकेट कमांड का प्रयोग करें, सेव एज कमांड का। देखो, मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनानी हो तो हमें क्या करना चाहिए, सेव एज कमांड का। किसका, सेव एज, क्योंकि दूसरी कॉपी किससे बनेगी, सेव एज से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है भैया, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या है बच्चों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटिंग है। कमांड एग्जीक्यूटिंग कमांड को संपन्न करने की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 68 है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, सभी। तो भैया सभी क्या है, हार्डवेयर है ना, सभी क्या है, हार्डवेयर है। आपका स्कैनर हुआ, प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रोक्स, सभी कैसे हैं, हार्डवेयर है। ठीक, अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सिंटैक्स नियम नहीं है, सिंटैक्स नियम नहीं है, वह क्रम जिसमें आप फंक्शन के तर्क सूचीबद्ध करते हैं, तर्कों की प्रेसिडेंस, फंक्शन के तर्क या नहीं, फंक्शन के नाम जो उचित बरतनी देना, सिंटैक्स नियम नहीं है। कौन सा नहीं है भैया सिंटैक्स नियम, तो तर्कों की प्रेसिडेंस, तर्कों का प्रेसिडेंस जो है सिंटैक्स नियम नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 है, कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट खत्म हो जाता है, स्टोरेज का, इनपुट का, आउटपुट का, मेमोरी का। तो ये कौन सा कंटेंट खत्म हो जाता है, मेमोरी का। स्टोरेज का नहीं होगा, जो आपने स्टोर कर रखा है वो नहीं होगा, जो मेमोरी के अंदर वो खत्म हो जाएगा टर्न ऑफ करते ही। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, नॉन परमानेंट, वॉलेटाइल, टेम्पररी या नॉन वॉलेटाइल। कैसा है भैया, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है, तो हार्ड डिस्क हमारा नॉन वॉलेटाइल है। कैसा बच्चों, नॉन वॉलेटाइल है, हार्ड डिस्क कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। अगला प्रश्न बच्चों, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माउस। तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम से ये सब सॉफ्टवेयर है, माउस कैसा है, हार्डवेयर है। माउस क्या है बच्चों, हार्डवेयर है। अगला क्वेश्चन, वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितने बार क्लिक करोगे आप, जो कि ताकि वो वर्ड सिलेक्ट हो जाए, 2 बार क्लिक करोगे ना तो पूरा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा, किसमें, आपका वर्ड में। ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां है? एडजस्टिंग फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिकल। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की है भैया? तो भैया ये हमारी मॉडिफायर कुंजियां हैं, ये जो है वर्ड को चेंज करती हैं, है ना। कैसी है? मॉडिफायर कुंजियां हैं। अल्ट व शिफ्ट कैसे, सॉरी कंट्रोल व शिफ्ट कैसी है? मॉडिफायर कुंजियां हैं, मॉडिफायर कुंजियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन पर उपलब्ध है, फाइल मेन्यू, व्यू मेन्यू में, या फिर कहें एडिट मेन्यू या फॉरवर्ड। रिप्लेस किस में उपलब्ध होता है बच्चों? तो आपका एडिट मेन्यू में होता है। किस में होता है बच्चों? एडिट मेन्यू में होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 76 है, वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जाते हैं? स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स को ड्रैग करके, ठीक है, स्क्रॉल बार को स्क्रॉल बॉक्स पर क्या करके? ड्रैग करके। ठीक, देखो ऑप्शन, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदलते हैं? और क्वेश्चन याद रखना, वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदलते हैं? रूलर पर मार्जिन सीमाओं को डिलीट करके, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके, रूलर पर राइट माउस बटन क्लिक करके। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा आपका? जो है क्वेश्चन है वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदलते हैं? वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदलते हैं? वर्ड में पेज मार्जिन कैसे बदलते हैं? तो वर्ड में पेज मार्जिन आपका रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके, रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके हम क्या करते हैं? वर्ड में पेज मार्जिन बदलते हैं। अगला प्रश्न, यदि आप फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करें तो क्या होता है? फाइल रिसाइकिल बिल में चली जाती है। थोड़ा सा इसको हमें जूम आउट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि आप फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करें तो क्या होगा? फाइलें रिसाइकिल बिन में चली जाएंगी, फ्लॉपी डिलीट हो जाती है और फिर रिसाइकिल बिन में स्टोर भी की जा सकती है। फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट नहीं की जा सकती, फाइलें डिलीट हो जाती हैं और फिर से रिस्टोर नहीं की जा सकती। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा आपका फाइलें रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। यदि आप फ्लॉपी या कोई भी कहीं से भी डिस्क डिलीट करते हो तो कहाँ जाएंगे? रिसाइकिल बिन में जाते हैं। कहाँ पर जाती है? रिसाइकिल बिन में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 78 है, एक्सेल में यह प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। एक्सेल में यह प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। वैल्यू, डाटा सीरीज, फंक्शन, फील्ड। कौन सा भैया? कौन सा भैया? तो यहाँ पर फंक्शन। प्री रिकॉर्डेड फॉर्मूला जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। कौन? आपकी फंक्शन की। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए? यह कि वह बूट हो सके, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एमबेस असेंबलर। तो भैया बूट होने के लिए जरूरी होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको क्या होना चाहिए कंप्यूटर में ताकि कंप्यूटर बूट हो सके? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का लास्ट प्रश्न, कंप्यूटर मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, आपका जो प्रोसेसर, मैक्रोचिप। यहाँ पर मदरबोर्ड होगा, सॉरी बच्चों, मदरबोर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 का? आपका ऑप्शन है मदरबोर्ड जो है सिस्टम बोर्ड कहलाता है, या फिर कहें मुख्य बोर्ड, मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कौन सा? आपको मदरबोर्ड। अगला प्रश्न भैया, प्रश्न नंबर 81, यूपीजी के उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई। इसे किस वर्ष प्रयागराज लाया गया? 1899, 1869, 1969, 1879। कब भैया प्रयागराज में लाया गया था? 1869 में। 1866 में आगरा में स्थापित हुआ और 1869 में प्रयागराज लाया गया, 1869। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है द्विसदनात्मक, एक सदनात्मक, त्रिसदनात्मक, इनमें से कोई नहीं? भैया द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है बच्चों? द्विसदनात्मक है। कैसा बच्चों? द्विसदनात्मक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, द्विसदनात्मक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत की आम राजधानी कहलाती है बुलंदशहर, मलिहाबाद, कानपुर, प्रतापपुर। भैया भारत की आम राजधानी मतलब मैंगो सिटी, मैंगो जो है, सॉरी मैंगो कैपिटल किसे कहा जाता है? मैंगो कैपिटल किसे कहा जाता है बच्चों? तो मलिहाबाद को। भारत की आम राजधानी या मैंगो कैपिटल क्या कहलाती है? मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया, जौनपुर, सोनभद्र, हरदोई। कौन सा सबसे पूर्वी जिला? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बच्चों? बलिया।
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, है ना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आग कल्प की प्राचीनतम शैली से जो है निर्मित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, रुहेलखंड, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? शैलों से निर्मित है तो भैया वो है आपका बुंदेलखंड। कौन सा बच्चों? बुंदेलखंड। ऑप्शन ए बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? वो है बुंदेलखंड। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित? दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो देखो सबसे ज्यादा जो बाढ़ से प्रभावित है भैया वो तो आपका पूर्वी क्षेत्र है, जो बिहार से सटा हुआ है, वो सबसे ज्यादा क्या है? बाढ़ प्रभावित है। अगला प्रश्न, समसपुर पश्चिमी बिहार जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? समसपुर पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश किस जनपद में? उन्नाव, कन्नौज, रायबरेली, महोबा। कहां पर है भैया? तो ये आपका है रायबरेली के अंदर। समसपुर पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपका जो है रायबरेली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शेखा झील पश्चिमी बिहार अलीगढ़ में कब स्थापित हुआ? 2003, 2016, 1990, 1991 में। शेखा झील पश्चिमी बिहार अलीगढ़ में कब स्थापित हुआ? शेखा झील पश्चिमी बिहार अलीगढ़ में कब स्थापित हुआ था? तो 2016 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था बच्चों? 2016 में। अगला प्रश्न, किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? सारस, क्रेन, घड़ियाल, गिद्ध या तेंदुआ? भैया किसके लिए जाना जाता है? तेंदुआ के स्थानांतरण के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? तेंदुए के लिए, तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र आगरा, सहारनपुर, जालौन या बरेली? दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है भैया? बरेली, है ना। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है बच्चों? बरेली है। अगला क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है पांचाल, सूरसेन, मल्ल या चेदी? 6वीं शताब्दी के आसपास मथुरा के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते थे? सूरसेन कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? सूरसेन कहते थे, सूरसेन। शेयर कर देना सभी लोग, है ना, जितना हो सके शेयर कर देना अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके एग्रीकल्चर वाले ग्रुप्स हो, फेसबुक हो, स्टेटस हो। यदि आप लोग हमें पसंद करते होगे, हम आप लोग मतलब कि ये कहें कि आप लोगों को पसंद होंगे या टीचर अच्छे लगते होंगे ना, तो आप लोग हमें शेयर जरूर करोगे, या फिर कहें हमारे कंटेंट अच्छा लगता होगा ना आप लोगों को, तो आप लोग शेयर जरूर करना, है ना, अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? चित्रकूट, कन्नौज, कानपुर, लखनऊ। तो भैया भीतरगांव मंदिर कहां पर भैया? कानपुर में है। कहां पर बच्चों? कानपुर में। 92 का सी राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन हैदर, हुसैन शाह, वाजिद अली शाह, इनमें से कोई नहीं। बताओ जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भैया वो था आपका हुसैन शाह। कौन था बच्चों? हुसैन शाह। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन? हुसैन शाह, है ना। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन? हुसैन शाह। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 अनुमोदित की गई थी भैया। ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, जस्ट में रुकिएगा भैया, ये मक्खियां भी डिजिटल बोर्ड चला लेती हैं, है ना, तो मक्खी आपका बोर्ड चला रही है, उसने जूम आउट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 अनुमोदित की गई 10 जुलाई 2024 को, 5 मार्च 2024, 25 मार्च 2024, 18 जनवरी 2024। ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब जो है आपकी अनुमोदित की गई थी बच्चों? तो ये की गई थी आपकी 5 मार्च 2024 को।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब अनुमोदित की गई थी? अनुमोदित की गई थी 5 मार्च 2024 को, 5 मार्च 2024। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कंगना रनौत, करिश्मा कपूर। किसको बनाया गया? एक जिला एक उत्पाद के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? वो है भैया आपके कंगना रनौत। कंगना रनौत को जो है एक जिला एक उत्पाद का क्या बनाया गया है? आपका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत किस वर्ष तक ग्रीन हाइड्रोजन का 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादित करना है? 2026 तक, 2027 तक, 2028 तक या आपका 2029 तक? कब तक भैया? तो भैया आपके 2028 तक। कब तक? 1 मिलियन आपका जो है 2028 तक। हमारे रूम में थोड़ा सा हीटिंग 24 आवर्स जो है लाइट चलती हैं, डिजिटल बोर्ड चलता है और साथों साथ हीटर भी लगा हुआ है, इसलिए तो हम शर्ट में हैं, वरना स्वेटर पहने होते, है ना? स्वेटर पहने होते, अभी तक स्वेटर पहने होते, घर में ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में भारत के पहले लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में, गोरखपुर में? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में भारत के पहले लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो भैया आपके कानपुर में। कहां पर बच्चों? कानपुर में स्थापित की जाएगी। कहां पर? कानपुर में पहला लेदर पार्क। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो उत्तराखंड व नेपाल की से सीमा बनाता है, सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सहारनपुर, उत्तराखंड और नेपाल से जो है सीमा बनाता है भैया आपका पीलीभीत। कौन सा है बच्चों? पीलीभीत। पीलीभीत जो है आपका उत्तराखंड और आपका जो है नेपाल के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में या गोरखपुर में? तो भैया ये किया गया था आपका गोरखपुर में। कहाँ पर बच्चों? गोरखपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया? गोरखपुर। लखीमपुर नहीं है भैया, पीलीभीत है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गोरखपुर। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों? समाप्त होते हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो बच्चों ने को नहीं पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको हम बता दें कि भाई AGTA की तैयारी करनी है तो विजन एग्री एकेडमी पर आ जाओ। देखो, एक चीज आपको लोगों को हमने शुरुआत में नहीं बताई थी, ठीक है, इसलिए हमने लास्ट में बता दिया, है ना? आप लोगों के लिए सबसे अच्छे प्रिंटेड नोट्स मतलब कि प्रिंटेड नोट्स मतलब कि आपके लिए एग्रीकल्चर का कंप्लीट सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे सिलेबस है, करीबन इसमें 1400 से 1500 पेजेस है। ठीक है, हिंदी माध्यम में ये पूरा का पूरा आपका जो है क्या है? कंटेंट है। हाँ, मैथ भी आना चाहिए। ठीक है, हिंदी माध्यम में पूरा कंटेंट है, पूरा हिंदी माध्यम में। आपके AGTA स्पेशल जो है ये आपने लॉन्च किया है 1500 रुपये में। आपके घर पे हार्ड कॉपी में या प्रिंटेड के रूप में ये सारी बुक्स आपको पूरा एग्रीकल्चर 1400 से 1500 पेजेस है, आपके घर पे डिलीवर करके दिए जाएंगे। इसमें आपका जो है 300 रुपये हमारी डिलीवरी चार्ज आता है और 1200 के आपके नोट्स हैं, है ना? तो 1200 के नोट्स और 300 रुपये डिलीवरी चार्ज, तो टोटल 1500 रुपये। इसके लिए खरीदना कैसे? आपको हमारा नंबर नोट करना है। नंबर हम बता रहे हैं आपको, नोट करिए नंबर आप हमारा 7880497104। ठीक है, कौन सा नंबर? ये लिख लो, 7880497104। इस नंबर पे कांटेक्ट करना है प्रिंटेड नोट्स के लिए। नीचे मैसेज लिख देना है प्रिंटेड नोट्स। ठीक है, तो वो आपको जो है वहां पर आपको एक QR भेजा जाएगा। QR के साथ साथ आपको अपना एड्रेस, मतलब पेमेंट के बाद एड्रेस भी भेजना होगा, जिससे आपके प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके प्रिंटेड नोट्स। साथ में यदि आप और अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो देखो भैया, हम आपके लिए इतने सारे सेट लेके आए हैं। 50 टारगेट प्रैक्टिस सेट और 100
टारगेट प्रैक्टिस सेट, ये सारे प्रिंटेबल हैं और पूरा पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब जैसे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। 50 सेट 499 में है और यदि आप 100 परचेज करते हैं तो 799 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 100 सेट पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पीडीएफ में डाउनलोडेबल है। एक हम आप लिए एमसीक्यू बैच लिखा है संकल्प, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपिक है वाला है। ठीक है, और ये आपके जो है बुक है और ब्रह्मास्त्र जो आपका जो है यहाँ पर सीरीज चल रही है, इसको आप कहाँ से, आपने नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, विजन एग्री एकेडमी या एप्लीकेशन पर जाकर विजन एग्री एकेडमी की जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए देखो कंटेंट बहुत सारा है, इतने सारे प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, इतने एमसीक्यू लेकर आए हैं, इतना सारा कंटेंट, नोट्स भी है, एमसीक्यू भी है। भैया कितना पढ़ोगे, इतना पढ़ा देंगे, इतने क्वेश्चन तैयारी करवा देंगे, इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि आप लोगों की तैयारी मतलब आराम से आपका एजीटीए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का जो है शुभ रात्रि है ना, क्योंकि दिन तो नहीं है, शुभ रात्रि आप सभी के लिए। आप सभी जो है अच्छे से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और आप सभी का सिलेक्शन जो है सुनिश्चित करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।